हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम यूपीएससी के एक ऐसे एस्पिरेंट्स के रूम पे आए हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और उनके बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं कि वो यहाँ पे कोचिंग करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं और ये कहाँ से आए हैं। तो इनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो सर, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम नीरज कुमार महतो है और मैं बिहार के मधुबनी ज़िला से हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कोचिंग करते हैं यूपीएससी की? जी हाँ, मैंने दृष्टि में अभी क्लास ज्वाइन किया हुआ है और मैं अभी क्लास जा रहा हूँ, क्लास करता हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा, आपने कब ज्वाइन किया है कोचिंग? मैंने अगस्त के शुरू में ही ज्वाइन कर लिया था क्लास और अक्टूबर से क्लासेस मेरा स्टार्ट है। अच्छा, क्या आपको दृष्टि के बारे में कुछ पता था? इसके पहले, आने के पहले पता चला या आने के बाद आपको उसके बारे में जानकारी हुई? नहीं, दृष्टि के बारे में मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे थे। विकास द्विवेदी सर का जो पढ़ाने का तरीका था, इसी से मुझे इंस्पायर में हुआ था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और यूट्यूब से ही मुझे दृष्टि के बारे में पूरा चीज़ जानकारी मिला था। अच्छा, दृष्टि के अलावा भी आप किसी कोचिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहें या आने के बाद आपने प्लान बना कर आया था कि यहीं पे एडमिशन लेना है, कुछ ऐसा ख्याल था? नहीं, दृष्टि के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं था। बस मेरे मन में इतना था कि विकास द्विवेदी सर के साथ मतलब उनकी क्लास में पढ़ना है मुझे, बस इसीलिए मैंने किसी और कोचिंग संस्था में जाके पढ़ना, मतलब चूँकि मुझे पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे विकास सर से पढ़ना है, इसीलिए मैंने दृष्टि में एडमिशन लिया और मुझे बाकी कोचिंग के बारे में जानकारी भी नहीं थी। यहाँ आके पता चला है कि मतलब कोचिंग बहुत सारा, यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस चलती है। इतना तो पता था क्लासेस बहुत होंगी, लेकिन मुझे किसी भी क्लासेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ पे आया तब जाके मुझे अदर कोचिंग की जानकारी मिली। और मुझे चूँकि विकास सर से पढ़ना था तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं विकास सर से क्लास लूँगा, बस इसीलिए दृष्टि में मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो विकास सर दृष्टि में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं या कभी इंटरेक्शन हुआ उनसे? जी, अभी क्लास जब शुरू हुआ था तो वो फर्स्ट क्लास में आए थे इंट्रोडक्शन के लिए। और वो विकास द्विवेदी सर अपने कोचिंग संस्था में एक हिंदी साहित्य और एथिक्स का 2 पेपर अभी पढ़ाते हैं, जिनमें उनका अभी रिकॉर्डेड वीडियो चलता है। अच्छा, आपने कोचिंग जब लिया उसके बाद से अब तक का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अभी तक तो ज्योग्राफी मैंने पढ़ा है, तो ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा। सर पहले ही क्लास में आए थे कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और उन्हीं के जो कहे थे बिल्कुल सही कहा था कि मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बोझ टाइप का लग रहा है कि ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ रहा है और जैसा लग रहा है सब चीज़ को पूरा अच्छे से सीख रहा हूँ, अच्छे से सब कुछ समझ में आता है और बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तैयारी की तरह नहीं लगता है, एक बहुत मतलब जैसे लगता है कि ये लाइफ का जर्नी है जो एक तरह से मतलब बीतता जा रहा है, बस यही। अच्छा, तो अब तक जो पढ़ाया जा चुका है जो क्लास में, या सिलेबस का कितना पार्ट आपको लगता है कि कवर किया जा चुका है? अभी 3 महीना पूरा हो चुका, 4था महीना चल रहा है, तो मेरा अभी ज्योग्राफी का लगभग क्लासेस हो गया है, जिसके लगभग 10 क्लासेस बाकी है बस। अच्छा, ये ड्यूरेशन कितने टाइम का रहता है ये जीएस का? जी, इनका पूरा एक क्लासेस अगर पर डे करे तो लगभग 1.5 साल चला जाता, 18 महीने तक। हाँ, तो इसमें जब आपने एडमिशन लिया था तो फ़ीस का क्या सिस्टम रहा है? कितना फ़ीस है? यहाँ पे सुनते हैं कि जो मुखर्जी नगर में और यूपीएससी की जो क्लासेस होती है तो बहुत हाई फ़ीस रहता है, तो इसके फ़ीस के बारे में आप पूरा डिटेल में बता दीजिए। हाँ, मैंने क्लासेस अभी दृष्टि में सिर्फ जीएस का क्लास ज्वाइन किया है और वो भी मुझे उसका टोटल कॉस्ट 1,30,000 के आसपास पड़ा है, वो भी इंस्टॉलमेंट में। और फुल और हिंदी साहित्य का मैं अलग से बैच लूँगा। अभी हिंदी साहित्य का मैं नहीं लिया हूँ बैच, जीएस का ओनली फॉर लिया हूँ बस। अच्छा, आप हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है क्या? जी, हिंदी लिटरेचर ही। अच्छा, आपने शुरू कर दिया है या लिटरेचर सब्जेक्ट, या अभी नहीं? नहीं, मैंने अभी हिंदी साहित्य स्टार्ट नहीं किया, ऑप्शनल स्टार्ट नहीं किया। मैं अभी जीएस पढ़ना शुरू किया हूँ और जीएस ही पढ़ रहा हूँ अभी मैं। अच्छा, आपका मीडियम जैसे हिंदी है और आज के टाइम में जो देखा जा रहा है, जो सिलेबस भी चेंज हो रहा है यूपीएससी का और पैटर्न डे बाय डे जो चेंज हो रहा है, और आपको कहाँ लगता है कि कभी कभी ये आता है कि न्यूज़ में कि ज़्यादातर जो सिलेक्शन है वो हिंदी मीडियम, और हिंदी मीडियम का कम है और इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा है, क्या आपको ऐसा कुछ लगता है?
हाँ, ये चूँकि यहाँ से देखने से तो नहीं, लेकिन जो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आता है उनके व्यू से तो यही कि देखा जा सकता है कि इंग्लिश मीडियम का रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा है और हिंदी मीडियम के उसके अपेक्षा बहुत ही कम आ रहा है रिज़ल्ट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब पढ़ाई में कोई दोनों में अंतर होता है। मुझे ऐसा मेरा पर्सनली ये मानना है कि मतलब हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो मतलब सही चीज़ों को वक्त पे नहीं पकड़ पाते होंगे, इसीलिए शायद हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट थोड़ा सा गड़बड़ रहता है बस। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में क्या चीज़ें कवर करना चाहिए जिसके वजह से इनमें रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट किया जा सके? जी, हिंदी मीडियम में मेरा भी खुद का शुरू में मैं लगभग यहाँ पे उससे क्लास ज्वाइन करने से पहले 6 महीने आया था और 6 महीने मैंने भी वक्त गुजारा है। तो मुझे मेरा ये पर्सनली एक्सपेरिमेंट ये रहा कि मतलब हिंदी मीडियम में हम सही चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। हमारा कोई भी मतलब क्षेत्र ऐसा नहीं गुजारे हैं, जैसे कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं, तो कैसे चीज़ों को सही चीज़ों को पकड़े, कितना पढ़ना है, किस रेंज में पढ़ना है, इन चीज़ों को नहीं जान के हम अलग अलग चीज़ों से भटकते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों पर हमारा ध्यान चला जाता है। जैसे उस एक ही सब्जेक्ट का अलग अलग तरह के बुक पढ़ लेना, ज्योग्राफी का इतना सारा अगर बुक ही देखना लगे तो एनसीईआरटी तो अदर पब्लिकेशन का बहुत सारा बुक एकत्रित का हो जाता है, जिस कारण हम एक चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा परेशानी कर जाती है कि हम लोग कॉलेज और लाइफ सब नहीं जी पाते हैं, इस कारण से पढ़ने का तरकीब ठीक से नहीं कर पाते हैं। और चूँकि इंग्लिश मीडियम में शुरू से ही उन लोगों का अच्छा रहता है कि मतलब सब कुछ सिस्टम से पढ़ते आते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे एजुकेशन मिलता है शुरू से ही उन लोगों का, इसीलिए उन लोगों को पढ़ने का जो सही दायरा है, जो एक बॉन्ड मिलता है उन लोगों को पढ़ने के लिए, इसी कारण वो लोग अच्छे उसमें कर पाते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सीसेट भी एक बैरियर है इसमें कि क्वालिफाइंग के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स ऐसे पाए गए हैं जो सीसेट में ही फेल कर जाते हैं, तो मोस्टली उसमें हिंदी मीडियम का ही रहता है, तो क्या इसमें ये भी है कि एक बैरियर के तौर पे जो सीसेट का ना निकलना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है? नहीं, सीसेट का नहीं निकलना ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, हो सकता है हिंदी मीडियम वालों के स्टूडेंट के लिए क्या होता है ना कि मतलब चीज़ों को वो क्या ट्रांसलेट होता है चूँकि हिंदी में क्वेश्चन, और शायद क्वेश्चन का लैंग्वेज पर समझने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए शायद दिक्कत हो सकता है। लेकिन चूँकि टॉपिक भी सेम है और मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि सही चीज़ों को नहीं पढ़ के हम एक्स्ट्रा चीज़ों को एक ही चीज़ में एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ लेते हैं, इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने 12th साइंस बैकग्राउंड से किया है, इसके बाद मैंने आर्ट रखा है और अभी मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में ही दिल्ली आ गया था तैयारी के लिए। अच्छा, आप यूपीएससी ही क्यों चूज़ किए हैं कि मतलब कि अगर और भी फील्ड देखा जा सके, अगर कि जो आप अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसमें भी अगर आप फील्ड बनाना चाहें, अगर कैरियर बनाना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपने यूपीएससी क्यों चुना? शुरू में अगर इसमें बताऊँ तो एक छोटी सी बात है कि शुरू में जब मैं 7वां क्लास में पढ़ रहा था तो मुझे लगता था कि सबसे अच्छा पोस्ट मतलब सिविल सर्विस लाइन में जो है डीएसपी का होता है, तो मैंने एम बना लिया था कि मुझे डीएसपी बनना है। जब मैं 10th का एग्ज़ाम देने के लिए गया तो संजय भैया के नाम के एक भैया थे, उनके थ्रू मुझे पता कि आपको अगर इस लाइन में कुछ भी करना है तो या तो आपको यूपीएससी करना है या बीपीएससी करना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब यूपीएससी बीपीएससी करना है तो कर लेंगे। तो बोला इसके लिए आर्ट सब्जेक्ट को खूब अच्छे से पढ़ना पड़ता है और इसका जो बेस्ट पढ़ाई होता है, अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के मुखर्जी नगर ये नेहरू विहार में जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में ये शुरू से ही आ गया था और चूँकि मेरा मतलब शौक़ रहा था कि मैं सिविल सर्विस लाइन में जाऊँ, उसमें भी जो मतलब बहुत अच्छा पोस्ट मिले एक और पूरा मतलब काम करने के लिए, तो मैं इसीलिए तो आगे चल के आया तो पता चला डीएसपी से भी ऊपर चल के आईएएस होता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब यूपीएससी ही जब मेरे पास वक्त है ही, अभी मेरा शुरुआत ही है तो यूपीएससी का तैयारी ढंग से किया जाए। मैं ढंग से तैयारी करूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि सब मतलब पढ़ने से तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पढ़ने से। अच्छा, आपकी यहाँ पे जैसे कोचिंग के बाद कितना एक दिन में कोचिंग चलता है और कैसे क्लास का क्या पैटर्न है उसके बारे में कुछ बताइए। अभी चूँकि क्लास तो 2 भी कर सकते हैं एक साथ, लेकिन मैं एक ही क्लास करता हूँ जो कि मतलब 2.5 घंटे का क्लास चलता है। अच्छा,
क्लास के बाद आपका जो रूम पे आकर पढ़ाई करते हैं या लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, किस तरीके से यहाँ पे पढ़ते हैं कोचिंग के बाद? लाइब्रेरी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्लास के बाद मैं रूम पे ही कंफर्टेबल रहता हूँ, चूँकि मैं अकेले रहता हूँ और अच्छा माहौल भी लगता है और मतलब खुल के मैं पढ़ भी पाता हूँ, बोल के मैं पढ़ भी पाता हूँ, जो कि लाइब्रेरी में मुझे थोड़ा सा बोल के पढ़ने की आदत है, तो बस इसीलिए मैं रूम पे ही अभी स्टडी करता हूँ और अच्छे से हो भी जाता है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद जब मुखर्जी नगर या नेहरू विहार यहाँ पे आए, उसके बाद आपको रूम कैसे मिला और क्या रूम लेना सही रहता है या पीजी, अगर नए एस्पिरेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए, और आपने कैसे लिया रूम, इसके बारे में बताइए। मैं जब शुरू में यहाँ पे आया तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कहाँ रूम मिलता है, कहाँ क्या। मतलब पहली बार ही मैं दिल्ली आया, फिर नेहरू विहार यहाँ पे खोजा, मुखर्जी नगर खोजा कि मुखर्जी नगर है कहाँ। फिर आया, फिर मतलब देखा कि मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन यहाँ पे, बहुत सारा मतलब एक्सपीरियंस रहते हैं यहाँ पे, पढ़ाई करते हैं। फिर मैंने कोचिंग सब का देख लिया, फिर जाके रूम मैं खोजने के लिए गया तो पीजी का कॉस्ट मुझे मतलब रहने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लगता था, जो कि शायद मेरे लिए उतना एफोर्ड करना मुश्किल लग रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आसपास दूर में शायद हो सकता है कि मतलब सस्ता रूम मिल जाए, और मैं हमेशा पीजी की अपेक्षा रूम पे रहना कंफर्टेबल समझता हूँ, इसलिए मैंने रूम खोजा। आप यहाँ पे रूम आपको कैसे मिला और रूम का क्या सिस्टम है कि कितना रेंट है और किस तरह से आपको मिला? यहाँ पे ब्रोकर चार्ज भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्या ब्रोकर के थ्रू मिला या किस तरह से आपको मिला ये रूम, और कितना रेंट है उसका? मैं इसके गोपालपुर के अलावा इसके आसपास भी के एरिया में भी गया था, नेहरू विहार में जहाँ पे कोचिंग, वहाँ के आसपास भी मैंने रूम खोजा था। तो वहाँ ब्रोकर के थ्रू जो है सिक्योरिटी चार्ज सब दे के रूम काफ़ी महंगा मिल रहा था, जो कि जिसका कॉस्ट लगभग 6,000-7,000 के आसपास था, और वो भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैं घूमते घूमते इस एरिया की ओर आया, गोपालपुर की ओर आया, तो मैंने देखा कि मतलब पोस्टर वोस्टर लगा हुआ था रूम के लिए। तो मैंने उस पर कॉल किया, तो इन्हीं का जिनमें मैं रह रहा हूँ उन्हीं का नंबर था। मैंने फिर आया, तो इसका जो चार्जेस है रूम का, जो अगर हम अकेले रहते हैं तो 3200 चार्जेस है, अगर 2 आदमी के साथ रहते हैं तो चूँकि 100 रुपया पानी का बढ़ जाता है, 3300 चार्जेस है, और कंफर्टेबल है, रूम भी ठीक ठाक है। और इस रूम में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है? इसमें पानी जो पीने वाला है वो मतलब इनका अपना बिजनेस है, क्योंकि पानी पीने का, तो पानी पीने का कोई दिक्कत नहीं रहता है, और पानी जो यूज़ के लिए होता है, नहाने वहाने के लिए, वो भी पूरा उनका फैसिलिटी है, वाईफाई के फ्री है। अच्छा, आपका हॉबीज़ क्या है? जी, मेरा हॉबीज़, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो थोड़ा डिप्रेशन टाइप का रहता है या थोड़ा ज़्यादा परेशान रहता है, तो मुझे उनके बारे में अच्छे से जान के उनको उस चीज़ से बाहर करके और उनसे दोस्ती करने में बहुत मज़ा आता है, उनकी चीज़ों को हल करने में बहुत अच्छा लगता है और फ्री कर देने। ये थे हमारे साथ एक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो दृष्टि आईएएस में कोचिंग करते हैं।